ओके, तो इसका आंसर आ गया 80 मिनट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, कोड F6, पेपर कोड F6 हो गया ना बच्चों। ये देखो आपका हो गया 90। अब हम लोग बात करेंगे किस पर, 20 पे। 20 कौन सा है, कह रहा था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज। 20 की बात करो, देखो 20 नंबर क्या कहता है, एक कैपेसिटर 3 है और एक दो क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। तो इनका देखो, ये हो गया 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये भी 3 माइक्रोफैरड। तो बहुत ही ईजी। तो ए और बी के बीच आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है। ओके बच्चों, तो यहाँ से अगर आप देखो तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 3, ये हो गई 6, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों, देयरफॉर 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल 1 जा, ये 2 जा, 1/2। देयरफॉर c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरड। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब कि डी इज करेक्ट। आ गई बात समझ में, आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। इसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21 से जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 21 और इजी सवाल है। इस साल नीट का पेपर काफ़ी मॉडरेट हो गया, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो आप। देखना अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द कार्बन कोड रजिस्टर से सवाल है ये। 21 में दे रखा है आपको 22000 प्लस माइनस 5%, तो ये होता है 22 इंटू 10⁻³ और ये प्लस माइनस ये 5, पहला दूसरा नंबर, तीसरा जो है मल्टीप्लायर कितना है 3। तो क्या होता है, आपने बी है ना, मतलब ये हो गया ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज। 10⁻³ मतलब 0 1 2 3, तो 3 मतलब क्या हो गया, ऑरेंज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑरेंज। यहाँ आपसे पूछा है कि द कलर कोड थर्ड बैंड मस्ट बी, जो पहला दूसरा तीसरा है तो तीसरा मल्टीप्लायर होता है, तो ये क्या होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है ना, आंसर इज सेकेंड, मतलब बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, जो है ऑरेंज। इसके बाद है क्वेश्चन ये 22 में क्या कहता है कि एन AC सोर्स इज इंक्रीज टू अ कैपेसिटर C ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। ओके, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। 22 का क्या हो गया, ऑप्शन सेकेंड, मतलब कि बी इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, IC इक्वल्स टू ID इक्वल्स टू V0/XC, ये क्या हो जाए XC और वहाँ इंटू साइन ओमेगा t, तो IC इक्वल्स टू ID इक्वल्स टू V0ωc इंटू साइन ओमेगा t। तो ऑन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी IC also decreases। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 2v, द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू बच्चों, जरा देखना एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एक डिस्टेंस है जिसको ABC में कर दो, ये x/2 कितने स्पीड से चलता है v से, और अगली x/2 किससे चलता है, वो कितने से बता रहा है 2v से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, x हो गई, और टाइम इसमें कितना टाइम ले रहा है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस वन स्पीड, डिस्टेंस कितनी x/2 अपॉन v, और इसमें कितना ले रहा है t2 इक्वल्स टू x/4v हो गया। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई x, और अपॉन टोटल टाइम यहाँ कितना होने जा रहा है x/2v प्लस x/4v। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये x अपॉन कितना हो गया 3x अपॉन 4v, x से x कैंसिल हो गया, 4v अपॉन 3। आंसर इज 4v अपॉन 3। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, v एवरेज, ऑप्शन 2, मतलब b इज करेक्ट, b इज करेक्ट। आगे देखना 22
क्या हो गया ये 23 हो गया। नाउ 24 इज क्या बोलता है 24 में, देखते जाओ फटाफट। 24 द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फॉर्म अ सोप सोल्यूशन ऑफ इज नियरली इतना। तो तुम्हें मैं बता दूं, तो तुम्हें पता है कि सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू dW बाई क्या होता है dA। तो सोप के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी W इक्वल्स टू T इंटू 2 टाइम्स ऑफ dA। ये लिक्विड ड्रॉप के लिए है, वहाँ डबल एरिया हो जाएगी सोप के लिए। तो यहाँ पर आपको आ गया 2T और T कितनी दे रखी है उन्होंने 0.03 इंटू एरिया कितनी हो गई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो 4 है, पाई की वैल्यू 3.14 है और आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 3.01 इंटू 10 रेज टू -4 ऑफ जूल। ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन हो गया। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 3.01 10 पावर -4 जूल इज करेक्ट। फिफ्थ, द वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौली। किस पे, बर्नौली प्रिंसिपल में काम करता है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 25th की अगर बात करो आप, तो ये बर्नौली प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। वेंचुरीमीटर डिवाइस बर्नौली प्रिंसिपल P+1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे वो दोनों रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर V1 की वैल्यू आती है रूट के अंदर 2 रो GH अपान रो M इंटू ए कैपिटल A स्मॉल a -1 पावर -1/2, ठीक है, वो रख के सॉल्व किया जाता है। तो यही आंसर आता है वेंचुरीमीटर का। तो किस पे डिपेंड करता है, बर्नौली प्रिंसिपल पे। आगे है, ये हो गया आपका 25 हो गया बर्नौली प्रिंसिपल। 25 का आंसर है फर्स्ट बर्नौली प्रिंसिपल, 25 का ए करेक्ट है बर्नौली प्रिंसिपल। एंड 26 का है, 26 में कहता है कि एन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ शॉर्टेज वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज। शॉर्टेज वेवलेंथ के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, इन्फिनिटी से जो भी रिक्वायर्ड जिसकी वेवलेंथ चाहिए, जिस भी सीरीज की चाहिए, लाइमन की, बाल्मर की, पार्सन की, ब्रैकेट की, विल्पन की। तो यहाँ क्या चाहिए, हाइड्रोजन एटम शॉर्टेज वेवलेंथ बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। तो हमें पता है कि सिंस वी नो दैट 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/, ये n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बाल्मर है ना। तो कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा। और कहाँ से, मतलब n1 बराबर क्या हो गया, लाइमन बाल्मर 2 और n2 बराबर क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो वैल्यू रखा 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/4 माइनस 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। ये हो गया 1/λ इक्वल्स टू r/4। सिमिलरली दूसरा वाला भी निकालो, ये कौन सा कह रहा है, लाइमन बाल्मर पास्चन। तीसरा ब्रैकेट मतलब n1 इक्वल्स टू कितना हो गया 4, n2 इक्वल्स टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो 1/λ डैश इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1/ कितना आ गया 16, है ना। तो अगर मैं इसको अगर ऐसा डिवाइड कर दूं कि 1/λ इज डिवाइड बाई 1/λ डैश इक्वल्स टू क्या, r/4 इज डिवाइड बाई r/16। तो ये r से r कट गया, 16 मतलब ये कितना आ गया 4। ये लैम्डा डैश बाई लैम्डा इक्वल्स टू कितना 4, इम्प्लाइज दैट लैम्डा डैश इक्वल्स टू 4λ। आंसर इज 4λ। एंड नंबर क्वेश्चन नंबर 27 पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि 27 क्या कहता है। आप लोग फटाफट सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ 4λ आएगा आंसर। ओके तो ये इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, इसका ऑप्शन सही हुआ कौन सा, पहला ही सही है, फर्स्ट। ये जो अभी मैंने 4λ लाया उसका आंसर फर्स्ट ही करेक्ट है, पेपर कोड F6 का। ओके क्वेश्चन नंबर 27 की बात करो आप, कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट U इक्वल्स टू कितना, U की वैल्यू कितनी होती है, हाफ की x²। और बता रहा है कि अगर ये x बराबर 2 हो तो कितना आएगा आंसर, तो 1/2k इंटू 2 का होल स्क्वायर और ये U1 एंड U2 कितना कह रहा है, अगर 8 हो जाए तो कितना होगा 8 का स्क्वायर। तो क्या आ गया U, इसको क्या ले लो, U ही ले लो, और ये वाला U डैश। तो U डैश अपान U इक्वल्स टू अगर ऐसा कर देते हैं तो सब कुछ कट गया, 8 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 4 और ये कितना, देयरफॉर U डैश इक्वल्स टू कितना 16U। आंसर इज 16U। तो इसका कौन सा, थर्ड इज करेक्ट, मतलब C इज करेक्ट, C इज करेक्ट।
आपका यहाँ से सी करेक्ट हो गया। 27, 28 की अगर मैं बात करूँ, 28 एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 28 में क्या कहता है कि अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ 2 PN जंक्शन डायोड सेंटर tapped transformer, capacitor and load resistance. Which of these component remove the AC ripple from the rectified output? तो सीधे सीधे क्या होता है इसका आंसर कैपेसिटर। जब आपको वो which of these component remove, तो कौन सा रिमूव करना पड़ता है? AC रिपल्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड। तो क्या हो गया आंसर इज कैपेसिटर। PN जंक्शन डायोड लिखा है, कैपेसिटर लिखा है, लोड रेजिस्टेंस और सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो सेकंड इज करेक्ट कैपेसिटर। ओके, बिल्कुल सिंपल है। कैपेसिटर यूज टू रिमूव AC रिपल्स फ्रॉम रेक्टिफायर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 मतलब 28 का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। 28 का आंसर हो गया बी। 29 में क्या बोलता है? 29 बोलता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इंडक्टेंस 4 मिली हेनरी एंड कैरिंग करंट ऑफ 2 मिली। तो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ LI² 1/2। एल की वैल्यू कितना दे रखा है उसने? एल बराबर कितना है? 4 माइक्रो हेनरी 10⁻⁶ इंटू करंट की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। 2 जा 4 ये हो गया। तो 2 और ये 8 इंटू 10⁻⁶ क्या आ गया? ये जूल। या तो आप कह सकते हो 8 माइक्रो जूल। तो आंसर इज 8 माइक्रो जूल एंड करेक्ट आंसर इज सी। मतलब सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। इसके बाद है 30 में कह रहा है इफ क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds goes 0 ओवर द सरफेस देन, ये बिल्कुल दिस इज अंडरस्टूड स्टोरी। द नंबर ऑफ फ्लक्स इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिविंग द सरफेस। ठीक है, गॉस थ्योरम। ठीक है ना। किसी भी सिस्टम में जब आप किसी सिलेंडर को रख देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी किसी भी सरफेस से अगर आप देखोगे तो 0 आ जाती है। तो इसका 4 है 30 का 4 ऑप्शन। 30 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। नंबर 31 का थोड़ा स्पीड में लो, टाइम भी आपको मैनेज करना। कह रहा है कि फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड एंड द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज कुछ भी। बहुत ही अच्छा सवाल है, सरल है। ठीक है, तो देखना अभी मतलब ऐसे सवाल आए हैं, इतने सरल सवाल आए हैं और क्या लेना है आपको। ऐसा पेपर हो और ऐसे पेपर के लिए अगर जो स्टूडेंट अपने घर को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है तो ये कहीं से सही नहीं है। वो अपना घर पे बैठे क्लास लगाए कहीं सही जगह पे, है ना, पढ़े मन से, उसका आराम से निकल जाएगा, पूरे पेपर को सॉल्व करके आएगा। मेरे बच्चों ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्म किया है, जो है बहुत अच्छा पेपर सॉल्व किया है। लगभग ऑलमोस्ट जितने बच्चे गए थे सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और बस ज़रूरत है और अच्छे बच्चों की। तो यू आर मोस्ट वेलकम हियर। जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, मैक्सवेल एकेडमी में अपनी एडमिशन बुक करो। ओके बच्चों, ज़रा देखो जो तो आगे है। ये कह रहा है कि किधर जा रहा था? ईस्टवर्ड जा रहा था। हाँ, ईस्टवर्ड जा रहा था। किस वेलोसिटी से? जो भी इतने से फुटबॉल प्लेयर मूविंग साउथवर्ड। अच्छा, जा इधर रहा है साउथवर्ड। A football player is moving southward and suddenly turns to eastward with the same speed. जा रहा था फिर सेम स्पीड से, ये दोनों की स्पीड सेम है। तो इसमें कह रहा है कि फोर्स किधर लगेगा। तो फोर्स मैं तुम्हें बताऊं, जो अगर आप देखो तो इनका रिजल्टेंट ऐसा होता, लेकिन वो कहाँ फील करेगा फोर्स? इस तरफ। अगर आप इसे ऐसा XY प्लेन बना लें तो वो किधर फील करेगा? इस तरफ। ये आपका फीलिंग जो फोर्स जाएगा उसको ये इस तरफ, ये फील वाला क्वेश्चन है। तो ये किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट अलोंग। ये देखो नॉर्थ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है और ये साउथ है। तो किधर हो गया? नॉर्थ ईस्ट, अलोंग नॉर्थ ईस्ट। आंसर इज सेकंड इज करेक्ट। ये है क्वेश्चन 31 और सेकंड मतलब बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, 32 में क्या बोलता है कि लेट
a wire of suspended from a ceiling, rigid support and the stretched by a weight W attached to a free end. The longitudinal stress at any point of the cross section area if the कुछ भी। बहुत ही सरल सवाल, longitudinal stress यही पूछ रहा है ना, longitudinal stress is equals to F by A, यहाँ पर F की वैल्यू क्या, W by एरिया। तो क्या आ गया, पहला फर्स्ट चीज ए इज करेक्ट। ऐसे सवाल आ रहा है एक साल तो और भी पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, तो ये भी 4 नंबर था, इस बार ये पूछ लिया। हर बार इससे सब जब भी आ रहा है बहुत ही सरल क्वेश्चन आ रहा है। द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ द सर्किल इज कुछ भी अलोंग द एक्सिस ऑफ द, ठीक है ना, रोटेशन, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 33। बहुत ही सरल आ रहे हैं यार इधर तो। 3 इज करेक्ट, 3 मतलब सी इज करेक्ट। समझ में आई बात? किधर होगा, अगर ऐसा सर्कुलर ये कर रहा है तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन किधर जाएगा, इसके रोटेशनल एक्सिस पे चला जाएगा। आगे देखना ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इधर जाएगा, सर्कुलेट कर रहा है तब भी उधर ही जाएगा अल्फा। आगे देखो क्या बताता है, 34, 33 हो गया। 34 में कहता है कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग, बहुत ही अच्छा सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से और बहुत सिंपल, तो बहुत ही सरल सवाल है ये। देखना अभी यहाँ क्या बोलता है कि इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्टेड कंपोनेंट 34, क्वेश्चन नंबर 34, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 × 10, किस फ्रीक्वेंसी चल रहा है भाई, 2 × 10⁻10 हर्ट्ज से वो कर रहा है। एंड द एम्पलीट्यूड ए इक्वल्स टू, किसका एम्पलीट्यूड, E0 इज इक्वल्स टू 48 वोल्ट पर मीटर। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड B0 की वैल्यू आपको बतानी है, तो आप देखना तो आ जाओ हम लोग निकाल देते हैं। हमें पता है E इक्वल्स टू BC, E0 इज इक्वल्स टू क्या होता है, BC, B0 C द स्पीड ऑफ लाइट, B0 इज इक्वल्स टू E0 बाई C, E0 अपॉन C। E0 की वैल्यू कितनी हो गई, 48 डिवाइड बाई C की वैल्यू 3 × 10⁻, कितना हो गया 8, 3 बन जा 3 सेकंड, कितना हो गया 16 × 10⁻⁻8, कितना टेस्ला B0 की वैल्यू, ठीक है ना। ये देखो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसको चाहो तो 1.6 × 10⁻7 कर सकते हो टेस्ला, तो इसी में आपका आंसर है 1.6 × 10⁻7 टेस्ला। सेकंड इज करेक्ट, B इज करेक्ट। नंबर 35, 2 bodies of mass m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential on the line joining the bodies where the potential field equals to 0 will be ग्रेविटेशन। देखो इधर बहुत ही सरल सवाल है ये भी, ठीक है, NCERT बेस्ड न्यूमेरिकल है कि आप पहले ऐसा पॉइंट बता करो जहाँ पर फील्ड क्या हो, 0 हो। कौन सी फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो पहला आपको ऐसा पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो देखना बस थोड़ी सी आप जो है यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेना, मैं आपको बता देता क्या है। यहाँ पे एक मास m है और दूसरा मास क्या बता रखा है उसने, 9m। ये वाली m इधर कितना, 9m, ठीक। तो जब आप वो पॉइंट पता करोगे जहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है आप कुछ भी ले लो, ये R1 ले लो, R2 ले लो। तो ऐसा करो कि ये टोटल डिस्टेंस क्या दे रखा है उसने, R दे रखा है क्या, हाँ। तो जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, R/4। आप एक काम करना, यहाँ पे फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों रख देना, इक्वल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद R में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 3R/4, R/4, आंसर R/4 आएगा, मैंने निकाल के देखा, ठीक है ना। समझ में आ रहा बच्चों। तो कह रहा है कि उस पॉइंट में देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू -GM/R, क्या आ जाएगा, -GM/R। तो GM/R, R मतलब R/4 माइनस G, और ये कितना 9m/3R/4, तो ये हो गया -4GM/R माइनस 3 जा, और ये 4 जाएगा 12GM/R। तो 12 और 4 16GM/R, और ये माइनस, ठीक है ना। कितना आ गया, -16GM/R। तो कितना हो गया, सेकंड इज करेक्ट आपका जो है 35 का सेकंड, B इज करेक्ट। और इसके बाद आता है 36। अगर आप लोग 36 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 36 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन।
एंड कनेक्टेड विथ फ्रॉम लाइट। लाइट से क्वेश्चन आया आपका 36। जरा सब लोग 36 देखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा मिटाने में करने में अपना 2-4-10 सेकेंड चला जाता है हर बार, और अगर यही स्मार्ट बोर्ड होता तो और फास्ट होता, और फास्ट, क्योंकि उधर बस एक क्लिक पे पूरा मिट जाता है। बट कोई बात नहीं, अपनी स्पीड मैं बढ़ा लूँगा, समझो, मेरी स्पीड बढ़ा दो, टाइम मैनेज हो जाएगा। तो क्या बोलता है यहाँ पे, इन द फिगर शोन हियर द व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इतना। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ दे रखा है। ये मटेरियल है, ये भी मटेरियल है। तो अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो, और सबका कह रहा है उसने ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 है, इस वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6 है। अच्छा, इन लोगों की बराबर बराबर इक्विवेलेंट। कुछ नहीं, इनको 3 पार्ट में ब्रेक कर दो, एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, अब इनको, इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लो। तो हमें पता है सबका, सबके बारे में क्वेश्चन नंबर हो गया है। बस यही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बस इसमें म्यू -1 फार्मूला होता है 1/r1 - 1/r2। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले को अगर मैं लूँ तो ये हो गया 1.6 - 1 = 1/r1। r1 क्या हो गया, r1 इज इन्फिनिटी, देखो ये स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा क्या होगा, माइनस, ठीक, 1/r1। अच्छा, ये किधर जाएगा, प्लस में ही जाएगा इधर, मतलब कि 1/20। तो ये आ गया 0.6 इज डिवाइड बाई इतना, मतलब कितना हो जाएगा 0.6 और माइनस डिवाइड बाई कितना 20, 2 3 जा 2 10 जा 0.3, तो ये हो गया 3/100 माइनस के साथ। चलो बढ़िया। सिमिलरली 1/f2, ये 1/f1 है। f1 = पूरा लेंस आ जाएगा 1.5 - 1 × 1 बाई कितना 20, और एक का माइनस माइनस प्लस 1/20, 2/20, 2/10, और ये 0.5, और ये हो गया 5 बाई कितना 100। ठीक है ना, 2/20, 1/10, और ये हाँ केवल कितना आ गया 1/20 आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2/20, 1/10, और ये 1/2 तो 1/20, एंड 1/f3 की वैल्यू सेम आएगी, कितनी आ जाएगी -3/100, -3/100, क्योंकि इधर वाला हम लोग रखेंगे तो ये पहला R1 ही माइनस क्या हो जाएगा -1/20, और R2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी 0, तो माइनस तो यही आया। तो 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, सबकी वैल्यू रख दो, -3/100 + 1/20 और -3/100। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने पर हमें आंसर मिला -1/100। तो F इक्विवेलेंट = -100 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। तो आंसर आ गया आपका -100 सेंटीमीटर। सेकेंड इज करेक्ट, मतलब B इज करेक्ट, B इज करेक्ट। आप लाइट के क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट NCERT का, जब आप सॉल्व करोगे तो यही आपका क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट यही मिल जाएगा। इसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 37, म्यू = मतलब म्यू = क्या हो जाएगा, A = μg। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आ गया 37 की बात करूँ अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 37 इज, क्वेश्चन नंबर 37 में हम, मुझे बताया A = क्या होता है μg, म्यू की वैल्यू 1.5 और ये 10, कितना हो गया 15,
मतलब म्यू की वैल्यू कितना दिया, 0.15, नॉट 1.15 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही सरल है ये सवाल। ये भी सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, जब आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे तो पहला ही सवाल है ये, ठीक है। फ्रिक्शन जहाँ टॉपिक है उसके बाद का पहला सवाल है और यही है, ठीक, एकदम इसी पैटर्न पे है। और इसके बाद 38 की बात करो, 38 में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात कर रहा है, तो आपको पता है t = 2π रूट के अंदर r³ क्या होता है, gm, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ और भी इसका ये कर लेते हैं। तो t² = क्या हो गया, 4π² इंटू r³/g, मास = क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या हो गया, उसने किस टर्म में दिया है डेंसिटी को, डेंसिटी d, तो d और वॉल्यूम हो गया 4/3π r³, मतलब 4/3π r³, क्लियर। हो गया बच्चों। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट t² = क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट, t² = 3π, t² की जगह पे क्या आएगा 3π/gd। यहाँ से आपको इतना चीज़ क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ कह रहा है कि द क्वांटिटी 3π/gd रिप्रेजेंट्स t²। आप देखोगे तो ये सब बाकी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है, पाई से एक पाई और ये, तो 3π/gd = केवल क्या बचा, t²। ओके, आगे देखना। नेक्स्ट है 39 की अगर मैं बात करूँ तो 39 इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड 39। तो 39 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39 में बताता है आपको कि एक ग्राफ आपको दे रखा है ये ऐसा, और a = होता है -ω² तो देखो बच्चों, ओमेगा बराबर होता है 2π/t का होल स्क्वायर इंटू x। x मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो ω² a, द x फार्मूला है a हमें इसका पता चल गया। एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो ये माइनस और ये यहाँ पर 8 है, आप ग्राफ देख लो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 2π/ कितना हो गया 8 का होल स्क्वायर इंटू ये 1, तो 2 × 2 4 जा, तो -π² कितना हो गया 16। यही आपका क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए बच्चों, ये आ गया आपका। इसके बाद है नंबर 40 पे देखो बात करो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, 40 पर कहता है कि ये जो है इसका लॉजिक गेट का सवाल है, बहुत ही सरल क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कैसा देता है, 2 नॉट गेट लगा दिया इसने, ठीक है, 2 नॉट गेट लगा दिया और यहाँ से एक आपको नैंड गेट जोड़ देता है। तो ये जब a और b यहाँ से जाएगा तो a बार हो गया, b बार हो गया, ठीक बच्चों। इधर से आएगा तो पहले ये इसको एंड कर देगा, मतलब कि a एंड b और उसका a, तो ये y = a बार प्लस b, मतलब प्लस एंड b बार, तो a एंड b, मतलब और गेट, कौन सा गेट हो गया, और गेट। और कौन सा, पहला ही सही है, a इज करेक्ट, पेपर कोड F6। ओके, ध्यान देना आप लोग। और ये उसी की ट्रुथ टेबल है। नंबर 41 को अगर आप देखो, 41 इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। 41 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्या दिखाता है, देखना अभी इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर 40 कह रहा था हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, a student stand on the bridge, throw a small ball vertically upward with a velocity v equals to, मतलब कितना, u equals to 4 meter per second. The ball strikes the water surface after 4 seconds. t equals to कितना लगा, 4 second. The height of the bridge above the water surface is, चलो मान लो भाई जो भी ब्रिज है
और यहाँ से बॉल फेंका गया, यहाँ से ऐसे पानी का जो सरफेस रहा होगा यहाँ गिरा होगा। क्लियर बात? तो ये यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, ऐसा मान लो h है, ये ब्रिज है, ऐसा मान लो कि ये तुम्हारा